Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. Today we are going to start political science, that is chapter number 5. And what is the name of this chapter? That is it is working of institutions. जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एक बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन ओवरव्यू अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, एज वी नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम सभी को पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पिछला जो चैप्टर था हमारा 4th इलेक्शन वाला, उसमें बहुत अच्छे से हमने डेफिनेशन भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बोला जाता है ना, क्या क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं। ये सारे पॉइंट प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं फिर से आपसे बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। पीपल ऑफ एनी कंट्री आर एबल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द इलेक्शन, है ना। हमारे देश के लोगों के पास ये राइट्स हैं, उनके पास ये अधिकार हैं कि इलेक्शन के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जो एमपीज़ हैं, एमएलएस हैं, या फिर ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। सो ये तो हमारा पहला पॉइंट है और हमें सभी को पता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि इंडिया में ये सारी बातें फॉलो होती है, सारे फीचर डेमोक्रेसी से रिलेटेड फीचर होते हैं। बट क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो पीपल्स हैं उनके पास ये राइट हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर ले, बस हो गया, और फिर रिप्रेजेंटेटिव को जैसे लगे वो वैसा काम करें? नो, डेमोक्रेसी का मतलब ये तो है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, बट इसके साथ साथ फिर जब रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको भी कुछ काम करने होते हैं, है ना। सो क्या हो सकता है, इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, एंड दे हैव टू वर्क विथ एंड विथ इन इंस्टीट्यूशन, है ना। जैसे ही वो इलेक्ट होके आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, काम करना होता है। ऑब्वियसली उन्हें किसी स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, और ये काम वो कहाँ पे करते हैं, ऑब्वियसली ये काम वो करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। मतलब हमारी कुछ संस्थान होते हैं, नॉर्मली कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हीं बिल्डिंग्स में, जैसे पार्लियामेंट हमारी बिल्डिंग है ना, पार्लियामेंट भवन है, संसद हाउस जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें बैठ के ऑब्वियसली वो काम करते हैं। तो ये सारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शन है, इंस्टीट्यूशंस की क्या ज़रूरत है हमारे देश में, और ये इंस्टीट्यूशंस के अंडर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। सो यदि बात की जाए इंस्टीट्यूशंस की, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है ना। जैसे मैंने बोला आपको कि पार्लियामेंट हाउस हो गया हमारे देश में, ये एक इंस्टीट्यूशन होगा, है ना। इसी तरह बोले प्रेसिडेंट हाउस होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन हो गया। इसी तरह पीएमओ होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस होता है, ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये सारी चीज़ें होती है, ये इंस्टीट्यूशन हो गया। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देश में तो कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, है ना। सो वो सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, राजनीतिक संस्थान जिनको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे देश के लिए काम होता है, ठीक है ना, उनके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यदि इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो 3 बड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इन सभी के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है, प्रीवियस क्लास में मे बी 7th 8th में ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया है, 9th में भी कंप्लीट होगा और 10th में ऑलरेडी आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। सो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सभी ने इनके बारे में सुना होगा। लेजिस्लेटिव,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉस। लेजिस्लेटिव के द्वारा क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको पता होगा, लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉस, मतलब इसके द्वारा क्या होते हैं, हमारे देश के लिए जितने भी कानून हैं, है ना, कानून बनाने वाली बॉडी इसको हम बोल सकते हैं। याद रखोगे आप लोग लेजिस्लेटिव। आई होप आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बट एक बार और हम देख लेते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है उसके द्वारा, है ना। हमारे कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, लाइक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना, एसपी होंगे, डीएम होंगे। इनका क्या काम होता है, जो भी कानून बनाया गया है उन्हें ये इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उन्हें ये लागू करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है, थर्ड इज जुडिशियरी, जो हमारी न्याय व्यवस्था होती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, है ना, लाइक हाई कोर्ट एंड लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जुडिशरी होता है, जो भी कानून बनाए गए हैं यदि कोई उनका पालन नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये इस पे निगरानी कौन रखेगा, जुडिशरी रखेगा। तो ये तीन बड़े इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पे इस चैप्टर में, कि कैसे कैसे कानून बनाए जाते हैं। अब कानून ऐसा थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति ने बोला और चलो बोले कानून रेडी हो गया, नो, उसके लिए भी एक बड़ी प्रोसेस होती है, कुछ चैन, एक श्रृंखला होती है, उसमें कानून बनते हैं, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे पास किया जाता है ना। और उसके बाद जुडिशरी होती है, यदि जो कानून बनाए गए हैं यदि कोई उसका प्रॉपर पालन नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली जस्टिस होता है जुडिशरी में जाके। या फिर जुडिशरी का ये भी काम होता है कि वो चेक करती है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो किसी प्रकार से लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन तो नहीं करना है, उनका हनन नहीं करना है। ये काम भी किसका होता है, जुडिशरी का होता है। तो डिटेल्स तो हम 1 बाय 1 इसमें पढ़ने ही वाले हैं, ये तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, है ना। सो क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, ये इंस्टीट्यूशन जो है उनका काम क्या क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू में बताया। एंड हाउ दिस कनेक्ट टू अदर इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है लाइक लेजिस्लेटिव कैसे एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट है, एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी से कनेक्ट है, मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यदि बात की जाए तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होता है 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के हमारे देश में। ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि अपर मोस्ट लेवल है, मतलब लेवल है पूरे देश के लिए। सेकंड होता है स्टेट लेवल एंड थर्ड होता है लोकल लेवल। ये तो आपने प्रीवियस क्लासों में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो रूरल जो लेवल होता है, रूरल लेवल जो होता है मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो लेवल होता है उसके बारे में भी आपने पढ़ा है, स्टेट लेवल्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में देखने वाले हैं, मेनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, है ना। सो हमने यही पॉइंट डिस्कस किया कि वी रीड अबाउट द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वी कैन कॉल यूनियन गवर्नमेंट एंड वी कॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कई बार यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट दैट यू कैन कॉल 5.1, है ना। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें जो पहला पॉइंट है दैट यू कैन कॉल 5.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मतलब हमारे देश में जो बड़े बड़े पॉलिसी से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनते हैं उससे संबंधित जो भी डिसीजन है वो लिए कैसे जाते हैं, है ना। यही हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि मैन हेडिंग क्या है, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो उसमें सबसे पहले डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसी कैसे बनती है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे एक स्टोरी के बारे में पढ़ना है, मतलब जो इंसिडेंट हमारे देश में हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ना है। उसके बाद हम इस प्रोसेस को देखेंगे। सो सबसे पहला टर्म दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट इज़ मेमोरेंडम। सबसे पहले हमें समझना है कि मेमोरेंडम क्या होता है ना। मेमोरेंडम पूछा जाता है क्योंकि आगे हम अभी मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम कई बार यूज़ किया जाएगा। तो मेमोरेंडम कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, इट इज़ अ ऑर्डर दैट इशूड बाय द गवर्नमेंट, है ना। ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक तरह का आज्ञा होता है या लेटर, कोई लेटर होती है, क्या बोल सकते हैं हम, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ऑफिस में भेजा जाता है ना। सर्क्यूलर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। सो यू विल रिमेंबर इट इज़ अ ऑर्डर दैट इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो
ऑर्डर इशू किया जाता है या जो सर्कुलर इशू किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है किसी भी प्रकार के कानून के बारे में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन आप याद रखोगे क्या हो सकता है मेमोरेंडम यहाँ पे। सो इट इज़ अ ऑर्डर दैट इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरेंडम बोल सकते हैं। कैसा होता है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट मेमोरेंडम जो हमने डिस्कस किया तो उसी के अंडर में हम एक स्पेशल टाइप के मेमोरेंडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हेडिंग में भी दिया हुआ है, अ स्पेशल मेमोरेंडम ऑफ 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 को एक स्पेशल मेमोरेंडम जो है वो रिलीज़ किया गया था। तो उसी मेमोरेंडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कब ये 13 अगस्त को रिलीज़ किया गया था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों इसे रिलीज़ किया गया था और इस पे किसके साइन थे और इसका ऑब्जेक्ट क्या था। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरेंडम होता कैसे है। जस्ट वेट अ सेकेंड, I am going to tell you about the memorandum and दिस इज़ द मेमोरेंडम। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था मेमोरेंडम के बारे में, किस डेट को ये रिलीज़ हुआ था। सो ये रिलीज़ हुआ था, जस्ट वेट, है ना, ये रिलीज हुआ था कब, 13 अगस्त 1990 को। ये वही मेमोरेंडम है जिसकी हम अभी इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं, है ना। सो न्यू दिल्ली ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी कह सकते हैं कैपिटल है, तो यहीं से सारे काम होते हैं। 13 अगस्त 1990 को ये रिलीज हुआ था, जिसे क्या बोला जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम, है ना। याद रखोगे OM भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, या ऑफिस मेमोरेंडम भी बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे, क्यों ये रिलीज किया गया था, ये सारी बातें तो हम पढ़ने वाले हैं। बट इसमें आपने सबसे पहले क्या देख लिया कि 13 अगस्त 1990 को ये रिलीज किया गया था। डिपार्टमेंट आप देख लो, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना। किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिलीज हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा रिलीज हुआ था। 13 अगस्त 1990 को रिलीज हुआ था। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चाहो तो देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि सब्जेक्ट क्या था, रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल रिपोर्ट, है ना, रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें बात की जाएगी काय के बारे में, टोटल वो पूरा भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि इसमें किसके सिग्नेचर हुए थे, क्या हुआ था। चलिए तो डिस्कस करते हैं जो मेमोरेंडम मैंने अभी आपको दिखाया उसके बारे में। एज आई टोल्ड यू फर्स्टली इट वाज रिलीज्ड ऑन 13 ऑफ अगस्त 1990 एंड व्हाट वाज द नंबर ऑफ दैट मेमोरेंडम, दैट वाज 36012, है ना, /31/90 EST। यू विल रिमेंबर दिस नंबर, है ना। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि स्पेशल मेमोरेंडम है, हम पर्सनली इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशल डिटेल्स देख रहे हैं, तो आपको ये नंबर भी याद रखना होगा, 36012/31/90 EST, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये इसका नंबर था, मतलब जो मेमोरेंडम होते हैं उनमें कुछ नंबर डला होता है जिससे उनको पहचाना जाता है ना। ऑब्वियसली जैसे नाम होता है उसी तरह यहाँ पे नंबर डला होता है, ठीक है। इसमें साइन किसके हुए थे, तो आपको याद रखना है जॉइंट सेक्रेटरी के साइन हुए थे इसमें। मतलब जो मेमोरेंडम आया बन के कंप्लीट हुआ तो ऑब्वियसली किसके द्वारा रिलीज किया गया, किसके साइन हुए इसमें, तो यू विल रिमेंबर जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके साइन हुए। तो जॉइंट सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, तो किस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी की सिग्नेचर हुई थी, आपको यहाँ पे याद रखना है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना। मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मेमोरेंडम मैंने आपको शो किया था। सो याद रखोगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उनके इसमें सिग्नेचर हुए थे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था ये डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखोगे, है ना। उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है
कई सारे ऑर्डर्स हमेशा इशू करते रहती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बोले कोई स्पेशल ऑर्डर है तभी वो इशू कर रही है। कई सारे ऑर्डर इशू होते रहते हैं, गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे, कई सारे ऑर्डर्स हर दिन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं डिफरेंट मैटर, अलग अलग मैटर में। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा हमने बताया कि कई सारे ऑर्डर हर दिन इशू किए जाते हैं, बट ये ऑर्डर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमारे चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर, बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी, है ना, बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कि ऐसा क्या हुआ था कि कंट्रोवर्शियल हो गया, कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया, मतलब इसके कारण लंबे समय तक हमारे देश में विवाद चलते रहे। ये जो मेमोरेंडम रिलीज किया गया था ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो मिनिस्ट्री हमने डिस्कस किया उनके द्वारा, तो ये हमें पढ़ना है कि ये इतना स्पेशल क्यों है। सबसे पहले तो आप लोगों को सारी डिटेल्स याद रखनी है, जो पॉइंट यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए हैं, है ना, क्योंकि एमसीक्यूज में इनके बारे में पूछा जाता है। मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है कि इट वाज दैट मेमोरेंडम वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री अंडर विच डिपार्टमेंट, है ना, किसके सिग्नेचर हुए थे, उसका नंबर क्या था, तो आपको याद रखना होगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए जरा क्या इंपॉर्टेंट था इसके बारे में कि इसको हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं या इसके कारण इतनी कंट्रोवर्सी हमारे देश में क्रिएट हो गई थी। ठीक है ना, तो देखिए क्या पॉइंट आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस मेमोरेंडम में क्या था, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर ने अनाउंस किया था एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन, और वो डिसीजन क्या था, इसके अकॉर्डिंग 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर SEBC। मतलब हमारे देश में आप सभी को पता है आज रिजर्वेशन चलता है, SC के लिए रिजर्वेशन मिलता है, ST के लिए रिजर्वेशन मिलता है। जो भी सरकारी नौकरियां होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी पोस्ट होती है या सर्विसेज होती है उनके लिए, है ना। तो पहले क्या था, SC और ST के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिजर्वेशन होता था, है ना, कि SC वर्ग के जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन होगा। जो हम आज बोलते हैं कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये हमारे संविधान में शुरुआत से इसकी डिटेल नहीं थी, जब 1950 में बन के तैयार हुआ था, है ना। सो ये जो मेमोरेंडम आया हुआ था जिसकी हम बात कर रहे हैं 13 अगस्त 1990 को, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर हुए थे। इस मेमोरेंडम में क्या कहा गया था, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिलीज किया गया था, और इसमें क्या कहा गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट होंगी उन सारी पोस्ट में जो SEBC है, मतलब सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, है ना, सोशल एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी उनमें 27% इनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और आज भी ये सिस्टम चल रहा है। तो मतलब उस समय पे इसको लाने की बात की जा रही थी, उसके पहले नहीं था, 1990 के पहले तो इसको लाने की बात की जा रही थी इस मेमोरेंडम में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमने डिस्कस किया अभी SEBC के बारे में, है ना। SEBC का फुल फॉर्म क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना, समाज में उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं मिला है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, साथ ही शैक्षणिक रूप से शिक्षा में भी पीछे हुए हैं, है ना। सो उनको एक इक्वालिटी देने के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहाँ पे, बोले हम लोग इनको 27% का रिजर्वेशन देंगे जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट होगी उनमें, है ना, ये पॉइंट बोला गया। बट SEBC में कौन आएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि SEBC के जो लोग हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनको हम 27% का रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज होंगी उनमें, है ना, सरकारी नौकरियों में। बट SEBC में किसको शामिल किया जाएगा, सो यू कैन सी हियर पीपल who belong to caste that are considered backward by the government। मतलब अभी आगे आप पढ़ोगे कि एक कमीशन बनेगा, है ना, उस कमीशन का काम यही रहेगा
कि वो ये मापदंड तय करे कि भैया किन किन लोगों को SEBC में शामिल किया जाएगा, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करेगी कि भैया ये कास्ट या ये कम्युनिटी जो है वो SEBC में आएगा, है ना। तो ये काम किस कराएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यू विल रिमेंबर पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। बैकवर्ड किसके द्वारा कंसिडर्ड किया जाएगा, किसके द्वारा बताया जाएगा कि भैया ये बैकवर्ड है या नहीं है, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं है। तो ये कंसिडर्ड किया जाएगा, ये डिक्लेयर किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया बिफोर ऑफ दिस मेमोरेंडम, है ना, रिजर्वेशन वाज स्टिल देन अवेलेबल ओनली फॉर SC एंड ST। सिर्फ SC और ST कम्युनिटी के जो लोग थे सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था इसके पहले। और यहाँ पे जो नया जो मेमोरेंडम आप देख रहे हैं इसमें अब SEBC मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी रिजर्वेशन लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। 27% रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, SEBC गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी कौन सी कास्ट SEBC में आएगी या नहीं आएगी। ये पॉइंट हमने देख लिया। और ये भी देख लिया कि इसके पहले सिर्फ SC और ST कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको रिजर्वेशन दिया जाता था। चलिए ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो मेमोरेंडम था वो 13 तारीख को रिलीज हुआ था, उसका नंबर क्या था, उसकी उस पर साइन किसने की थी, उसमें मिनिस्ट्री कौन सी आती थी, डिपार्टमेंट कौन सा आता था, और उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिए। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब जैसे हमने देखा कि भैया यहाँ पे सिग्नेचर किसके हुए थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर हुए थे। तो क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अकेले ये निर्णय ले लिया होगा कि बोले चलो मैं OBC जो SEBC है बोले उनको 27% का रिजर्वेशन दे देता हूँ, बोले उनको 27% नौकरियों में रिजर्वेशन मिल जाएगा। क्या उन्होंने अकेले ये डिसीजन ले लिया होगा? नो, ऑब्वियसली इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं वो अकेले नहीं लिए जाते, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि डिसीजन जो लिया गया है या जॉइंट सेक्रेटरी के जो सिग्नेचर हुए हैं तो वो बनाया कैसे गया है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या था, ये तो फाइनल पॉइंट हो गया, है ना। जैसे कई बार हम मूवी में देख लेते हैं, पहले हमें कंक्लूजन दिखा देता है, उसके बाद बैकग्राउंड दिखाता है, कोई स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था करके। तो अभी हमने फाइनल कंक्लूजन देख लिया कि 1990 में 27% रिजर्वेशन के लिए मेमोरेंडम रिलीज हुआ था। बट हम अब उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे ये डिसीजन बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ, किस गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया और फिर कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया गया और फिर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर बन गया था। तो हम देखते हैं कि कैसे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या आती है, द डिसीजन मेकर। एंड एज आई टोल्ड यू डिसीजन वाज नॉट टेकन ओनली बाय अ पर्सन हु साइंड ऑन द मेमोरेंडम। कोई भी डिसीजन सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता जिसने उस मेमोरेंडम में साइन किया हुआ है ना, उस सर्कुलर में साइन किया हुआ। ये एक प्रोसेस चलती है ना। लेजिस्लेचर की ये प्रोसेस होती है, मतलब लेजिस्लेचर का मतलब मैंने आपको बताया था कानून बनाने वाली बॉडी, है ना। तो कोई एक ही व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता कि बोले चलो मैंने रिलीज कर दिया। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाली जो बॉडी है, पार्लियामेंट हमारी जो है ना, उसमें लेजिस्लेचर आएगी तो उसमें क्या होता है, कानून बनाया जाता है। तो आप देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जिसने साइन किया है वो मेमोरेंडम नहीं बना सकता। ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, लेजिस्लेचर की प्रोसेस होती है ना। चलिए उसके पहले हम समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर में क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, हमारी कंट्री के हेड होते हैं नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द सिविक्स, यहाँ पे बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। बट हियर स्टेट मीन्स अ कंट्री नॉट अ स्टेट, है ना। यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई एक स्टेट नहीं है जैसे MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है एक कंट्री, है ना। तो आपको पता है हमारे देश का कौन हेड है, प्रेसिडेंट है। और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ कंट्री, हमारे देश का हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी भी है, मतलब जितने भी डिसीजन होंगे हमारे देश के वो कब अप्रूव होंगे, जब फाइनल सिग्नेचर होंगे प्रेसिडेंट के, है ना। सो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। अभी हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, आपको पता है प्रेसिडेंट के बारे में। इसी तरह हमारे देश में PM होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं,
यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? देश के हेड होते हैं, कंट्री के हेड होते हैं, बट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? पीएम होता है। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? पीएम के द्वारा लिए जाते हैं। ये तो आपको भी पता है ना। सो पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड इट एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी पावर होती है वो सारी एक्सरसाइज की जाती है किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। और कैबिनेट की मीटिंग में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑब्वियसली पीएम के द्वारा ही लिए जाते हैं, है ना। सो आपको याद रखना ये सारे पॉइंट भी। इसी तरह थर्ड क्या होता है? एक तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, पीएम के बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड क्या होता है? पार्लियामेंट होती है। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट, इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? इट इज ऑब्वियसली पार्लियामेंट या संसद जिसको हम बोल सकते हैं। और पार्लियामेंट आप लोगों को याद रखना है तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज लोकसभा, सेकेंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी लॉ फॉर्म किए जाते हैं वो विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए पार्लियामेंट के कितने पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे? 3 पार्ट। यू विल रिमेंबर पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री एंड इसके कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? सबसे पहला हम बोल सकते हैं राज्यसभा, सेकेंड हम बोल सकते हैं लोकसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट सिग्नेचर, विदाउट द एसेंस ऑफ प्रेसिडेंट, एनी विल कैन नॉट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। कोई भी विल एक्ट नहीं बन सकता प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना, है ना। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये, वर ऑल दिस पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग टू द ऑफिस मेमोरेंडम? क्या जितने जिनके बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द पीएम, अबाउट द प्रेसिडेंट, अबाउट द पार्लियामेंट, क्या ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मेमोरेंडम में? होते हैं, नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, है ना। सो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या हमारा पॉइंट आता है। सो दिस मेमोरेंडम वाज कल्मिनेटेड ऑफ अ लॉन्ग चैन ऑफ इवेंट्स। मतलब हमने सिंपल पढ़ा था कि भैया मेमोरेंडम रिलीज कर दिया गया है, किसके द्वारा रिलीज कर दिया गया है? जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा। बट क्या जॉइंट सेक्रेटरी ने अकेले उसको रिलीज कर दिया? तो ऑब्वियसली हमने देखा नहीं, ये एक लेजिस्लेचर का काम होता है। लेजिस्लेचर में सारी प्रोसेस होती है और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस मेमोरेंडम वॉज कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चैन ऑफ इवेंट, है ना। मतलब कई सारे इवेंट होते हैं, जैसे मान लो पहले बिल आएगा, है ना, किसी भी कह सकते हैं मिनिस्टर के द्वारा। उस बिल पे फिर क्या किया जाएगा? दोनों जो हमारे लोकसभा है और जो राज्यसभा है उस पर डिबेट होगा, दोनों हाउस से उसे पास किया जाएगा। जब दोनों हाउस से ये पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद फिर वो जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड उस मिनिस्ट्री में जाएगा और वहां से फिर उसे फाइनल अप्रूवल मिलेगा, है ना। सो ये क्या होता है? ये लॉन्ग चैन ऑफ इवेंट होता है। मतलब कई सारे इवेंट इसमें 1 बाय 1 होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उस इवेंट के बारे में। मतलब हमारा जो मेमोरेंडम हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था, उस मेमोरेंडम के इवेंट्स क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, उस मेमोरेंडम की, उस इवेंट की, है ना। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, GOI का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, है ना। मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है और ये सेकंड कमीशन है। तो मतलब आपको ये पता करना है। आपका आज का पहला होमवर्क यहाँ पे ये है, फर्स्ट होमवर्क ये है। मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि पहला जो बैकवर्ड कमीशन है वो कौन सा था और कब बना था, उसका नाम आपको बताना है। आई होप आपको होमवर्क क्लियर होगा कि पहला बैकवर्ड कमीशन, क्योंकि ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन है ना। सो पहला बैकवर्ड कमीशन कब बना था और उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सो क्या इवेंट हमने डिस्कस किया? पहला पॉइंट हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। किसके द्वारा हेड किया गया था? ऑब्वियसली कोई कमीशन बना है, कोई आयोग बना है तो उसका कोई हेड तो उसको किसी के द्वारा हेड तो किया गया होगा। तो दैट वाज हेडेड बाय BP मंडल,
है ना, आपको याद रखना है। बीपी मंडल के द्वारा उसे हेड किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, और उन्हीं के नाम से इस कमीशन को क्या बोला जाता है, आज भी बहुत फेमस है, मंडल कमीशन। आप चाहो तो कोई आपके आस पड़ोस में कोई भैया हो जो थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप मंडल कमीशन बोलेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे कि 27% रिजर्वेशन और ये और वो, है ना। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्या क्या बताया मैंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में क्या किया था, एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, एक कमीशन को क्या किया था, अपॉइंट किया था। उस कमीशन का नाम क्या था, मंडल कमीशन। क्यों मंडल कमीशन कहा जाता था, क्योंकि बीपी मंडल ने उसे हेड किया था, है ना। ये कमीशन बीपी मंडल के द्वारा हेड किया गया था। आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों इसे अपॉइंट किया गया था इस कमीशन को, है ना। सो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो इवेंट है उसको याद रखना है, फिर इसका ऑब्जेक्ट याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही सारी स्टोरी छिपी हुई है, जो अभी मैंने पहले आपको बता भी चुका हूं, है ना। तो क्या था इसका ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। इसका काम क्या था, इसका काम ये डिटरमाइन करना था, ये क्राइटेरिया डिटरमाइन करना था कि सामाजिक एंड शैक्षणिक रूप से, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल एंड एजुकेशनल की बात की जा रही है, मतलब सामाजिक एंड शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करना था, इसको आइडेंटिफाई करना था, है ना, पहचान करना था। सामाजिक एंड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड या मापदंड तय करना था, इसे क्राइटेरिया तय करना था कि भैया किन लोगों को हम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बोले सभी को कह देंगे हम कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर कोई आना चाहेगा, हर कोई रिजर्वेशन लेना चाहेगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये था कि आपको मापदंड तय करना है, आपको क्राइटेरिया तय करना है, काय के लिए कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किए जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, इन दोनों वर्गों की पहचान के लिए मापदंड निर्धारित करना है, क्राइटेरिया तय करना है। ये ऑब्जेक्ट था किसका, हमारा जो कमीशन बना हुआ था मंडल कमीशन उसका। इसके साथ साथ इसे क्या करना था, रिकमेंडेड स्टेप टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, मतलब उनको डेवलप करने के लिए क्या बोल सकते हैं, उनको उनके उत्थान के लिए, मतलब उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उनके एडवांसमेंट के लिए कौन से स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने चाहिए, ये भी बताने का काम किसका था, मंडल कमीशन का। ये दो ऑब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कमीशन बन गया, उसको ऑब्जेक्ट बता दिए कि भैया ये काम आपको करना है, ये स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमारे द्वारा लिए जाने चाहिए, ये भी आप हमें बताओगे फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसकी रिपोर्ट कब आती है ना, कमीशन बन गया है, अब इसकी रिपोर्ट भी तो आएगी। तो इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं, कमीशन गैव इट रिपोर्ट इन 1980, है ना। 1979 में ये बना था, उसके बाद इसने क्या किया, इसकी कई सारी जो भी जांच पड़ताल थी वो सारी हुई, और इसके बाद इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, है ना। यू विल रिमेंबर 1980 में क्या होती है, इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा, कमीशन गैव इट रिपोर्ट इन 1980 विथ मैनी रिकमेंडेशन, जिसमें उसने कई सारी रिकमेंडेशंस भी की, कई सारी उसमें उसने सिफारिशें भी दी, है ना। जो जो बातें उनको बताने के लिए कहा गई थी यहाँ पे कि किन किन को शामिल किया जा सकता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस में, और उनके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सारी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताई, अपनी बातें रखी यहाँ पे 1980 में रिपोर्ट में, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने इसमें क्या कहा था, जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी SEBC के लिए, SEBC मतलब सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए उन्होंने जो कई सारी रिकमेंडेशन दी, उसमें से एक रिकमेंडेशन थी, वन ऑफ दिस वाज दैट 27% गवर्नमेंट जॉब्स वी रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। मतलब बोले जिन जिन लोगों को हम इस सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस वाला जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें शामिल करेंगे, उनको क्या करना होगा, यदि उनका एडवांसमेंट करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, उनका उत्थान करना है, तो बोले जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी, जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी, उनमें उनको 27% का रिजर्वेशन दे देना है। मतलब बोले यदि
100 वैकेंसी आ रही है किसी पोस्ट में, तो बोले 27 उन्हीं के लिए रहेगी, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई दूसरा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई उनकी पोस्ट नहीं ले सकता, है ना। बोले 27% रिजर्वेशन उन्हीं के लिए हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन दी गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, याद रखोगे, क्योंकि हम मंडल कमीशन की ही तो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, है ना। सो पहली रिकमेंडेशन उन्होंने कब दी थी, 1980 में दी थी, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने कही थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा था कि 27% का रिजर्वेशन दे दिया जाए, वो लेकिन को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिछड़े हुए हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको, ठीक है ना। ये बात हो गई यहाँ पे। चलिए, अब इस रिपोर्ट का तो काम हो गया, इस मंडल कमीशन का तो काम हो गया। मंडल कमीशन को अपॉइंट कर दिया, उसने रिपोर्ट भी दे दी और 27% रिजर्वेशन के लिए भी कह दिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिपोर्ट आई है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन बनाया था। अब उस रिपोर्ट पे कि कौन कौन से पॉइंट इनके द्वारा दिए गए, मान लो 100 पॉइंट दिए गए एग्जाम्पल के लिए मंडल कमीशन के द्वारा, है ना, जिसमें एक पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, जिसमें एक पॉइंट उन्होंने बोला है कि भैया बोले 27% हमें रिजर्वेशन देना होगा SEBC को। अब ऐसा थोड़ी कि उन्होंने जो कहा तो उनकी सारी बातें एज इट इज़ मान ली जाएगी और उन्हें एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस पर क्या होता है फिर पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भी क्या होगा इसके ऊपर हम बोल सकते हैं डिबेट होगा, और राज्यसभा में भी इसके ऊपर डिबेट होगा, है ना। सो दोनों हाउस में इसके ऊपर क्या होता है, डिबेट होना स्टार्ट होता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। है ना, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ये हमारी लोकसभा है ना। ये राज्यसभा है, यहाँ पे डिबेट होगी, ये लोकसभा है, यहाँ पे डिबेट होगी। मतलब जो रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई है उनके ऊपर यहाँ पे डिबेट होगी, उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा कि कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट गलत है, इनकी जो सिफारिशें हैं क्या उसे हमें लागू करना चाहिए देश में, क्या इससे लोगों का उत्थान होगा या नहीं होगा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, ये हम बोल सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को ही कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या हुआ, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुआ, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे ये थे बीपी मंडल साहब, है ना। चाहो तो आप इनको पहचान सकते हैं, कभी कहीं देखो क्या मतलब कहीं पे आप टीवी वगैरह में इनके बारे में सुनो तो आप पहचान सकते हो, है ना। ये थे हमारे बीपी मंडल साहब, जो कि मंडल कमीशन को जिन्होंने क्या किया था, हेड किया था, उनके चेयरमैन थे, जो कि 1979 में बना था। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोग ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखोगे सारे, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं कि द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो भी रिपोर्ट आती है उसे कहाँ डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट में, है ना। ये पॉइंट आप याद रखोगे, क्योंकि भाई तो हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली बॉडी है पार्लियामेंट, उसी में डिस्कस होगा। और पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उन दोनों में ये डिस्कस होने वाला है, ठीक है। सो क्या होता है, ये बातें जब रिकमेंडेशन दी गई तो फिर लंबे समय तक पार्लियामेंट में बहस चलती है इसके बारे में। और इसी तरह से क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इस पर कोई भी जजमेंट अभी तक नहीं हुआ है ना, सिर्फ सिफारिशें आई हुई है। अब क्या होता है, 1989 इलेक्शन ऑफ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 1989 में, याद रखना है आप लोगों को। और इस इलेक्शन में क्या होते हैं, अलग अलग पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो दिए जाते हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है, ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। मतलब मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि गवर्नमेंट यदि आती है किसी भी पार्टी की, तो वो कुछ बातें बोलती है कि बोले हम जब हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम इन पॉइंट को लागू करेंगे, है ना। तो ये होता है मैनिफेस्टो। तो जो जनता दल था, जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, या जनता दल जिसको बोला जाता था, उस जनता दल ने क्या कहा यहाँ पे, जनता दल प्रोमिस्ड इन इट्स मैनिफेस्टो, जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। यदि बोले आप हमें वोट देते हो, वोट देने के बाद यदि हम पावर में आते हैं, है ना, मतलब हमारी गवर्नमेंट बनती है कुल मिला के, तो हम क्या करेंगे, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है, उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे हमारे देश में। कुल मिला के उनका ये कहना था कि उसने, मंडल कमीशन ने जो 27% का रिजर्वेशन दिया है, बोले उसको हम हमारे देश में लागू कर देंगे यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो। ये बात किसने कही अपने मैनिफेस्टो में, जनता दल ने ये बात कही। अब क्या होता है भैया, क्या गवर्नमेंट बनी जनता दल की,
यस, जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर ऑफ दिस इलेक्शन, है ना। जनता दल ने बोला था कि 27% हम रिजर्वेशन देंगे, तो ऑब्वियसली भैया उस समय पे बहुत बड़ी बात थी 27% रिजर्वेशन मिलना, है ना। जो SC/BC कम्युनिटी के जो लोग रहे होंगे उनके तो सारे वोट जनता दल को मिले होंगे, है ना। सो जनता दल क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है इस इलेक्शन में, और इनके जो लीडर होते हैं BP सिंह, है ना, वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि जनता दल गवर्नमेंट के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, इट्स लीडर BP सिंह। यू विल रिमेंबर दिस नाम, क्योंकि यहाँ पे आपको मंडल कमीशन का नाम भी याद रखना है, BP मंडल जो थे यहाँ पे BP सिंह का नाम भी आपको याद रखना है, जनता दल का नाम भी यहाँ पे पार्टी का नाम याद रखना है, इलेक्शन जीता ये याद रखना है ना। सो इट्स लीडर BP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। BP सिंह जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन बोथ हाउस। ये पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, इन बोथ हाउस, मतलब दोनों हाउस की क्या होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भैया हमें क्या करना है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे अब देश में लागू करना है। द प्रेसिडेंट अनाउंस दैट इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है उसने क्या कहा था, उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था ना कि मैं क्या करूँगा यदि मेरी गवर्नमेंट बनती है तो इस बात को, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे मैं लागू करूंगा। तो यही बात अब पार्लियामेंट में रखी गई है, ऑब्वियसली किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे हमें क्या करना होगा, अब इम्प्लीमेंट करना होगा। ये प्रेसिडेंट ने बात रखी। अब क्या होता है, 6 अगस्त 1999, देखिए अब हम धीरे धीरे 1999 में पहुंच गए हैं। 13 अगस्त को लागू होने वाला है, अभी हम 6 अगस्त पे आ गए हैं, है ना। सो 6 अगस्त 1999 यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, है ना। यूनियन गवर्नमेंट मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, उसने क्या डिसीजन ले लिया है, एक यहाँ पे फॉर्मल डिसीजन ये ले लिया गया है कि भैया जो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके रिकमेंडेशन है उसको बोले अब हम देश में लागू करेंगे, ठीक है ना। किस डेट को ये हुआ है, 6 अगस्त 1999, यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। 6 अगस्त 1999 यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन है बोले उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये डिसीजन किसने ले लिया है, 6 अगस्त 1999 को यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट डे PM इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये सारी बात अब ऑब्वियसली PM हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ये हेड होते हैं, जो कैबिनेट होती है उनके सारे डिसीजन। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, PM इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट में इस डिसीजन के बारे में कि 6 अगस्त को कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो कैबिनेट ने ये निर्णय ले लिया है। ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। लाइक होम मिनिस्टर हो गया, लाइक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो गया, लाइक एक्सटर्नल अफेयर जिसको हम बोल सकते हैं वो हो गया, उनके द्वारा ये लिया जाता है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, कैबिनेट में निर्णय लिया गया 6 तारीख को, और 7 तारीख को क्या हुआ, PM इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन। PM पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं इस डिसीजन के बारे में, मतलब सारे मेंबर जो पार्लियामेंट के उनको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और डिसीजन क्या होता है, जब डिसीजन हो ही गया है अब, तो डिसीजन सेंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब जिसकी साइन हुई थी, हमने शुरू में पढ़ा था कि इस डिसीजन में किसके साइन हुए थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ही साइन हुए थे। तो अब डिसीजन ले लिया गया है, पार्लियामेंट को बता दिया गया है, उसके बाद इसे साइन किया जाता है, इसे भेजा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास, है ना। वहीं से तो हमने पढ़ा था, वहीं के तो जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया है, तो ये अब उनके पास जाता है ना। So decision sent Department of Personnel and Training, है ना, and the senior officer of the department drafted an order with cabinet decision and took the minister approval, है ना। उसके बाद ये एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं ऑब्वियसली मेमोरेंडम के लिए, किसके निर्णय के बाद, किसके डिसीजन के बाद, कैबिनेट के डिसीजन के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर की साइन हो जाती है, मेमोरेंडम तैयार हो जाता है, एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑफ बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट,
है ना, बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किसके द्वारा साइन करते हैं, एक ऑफिसर के द्वारा साइन किए जाते हैं। और उसका नंबर क्या पढ़ा था हमने, 36012/31/90। और इसके बाद ये किस तारीख को भैया ये वाला मेमोरेंडम वार्न करता है, मतलब ये वाला मेमोरेंडम बन जाता है 13 अगस्त 1990 को। तो ये सारी स्टोरी यहाँ तक हमने डिस्कस की। पहले क्या डिस्कस किया हमने कि ये मेमोरेंडम रिलीज होता है, कब होता है, किसकी सिग्नेचर होती है, और फिर सारा उसका जितना भी बैकग्राउंड था पीछे हमने देखा कि कैसे मंडल कमीशन जो था, सेकंड कमीशन, उसे बनाया गया, उसने अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों को लागू करने की बात मैनिफेस्टो में जनता दल ने कही। जब जनता दल की गवर्नमेंट आ गई तो उसने क्या किया, इस बात को लागू करना स्टार्ट किया, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया और फाइनली इसे अब क्या किया गया है, अप्रूवल मिल गया है ना। तो ये सारी स्टोरी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हमने जितने इंपॉर्टेंट शुरुआत की बातें थी वो डिस्कशन कर लिया है। अभी तो हमारे मेन टॉपिक की इंपॉर्टेंट सारी बातें रह गई है। अभी तो सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया है, जो स्टार्टिंग के पॉइंट है, जो स्टोरी हमने डिस्कस किया था मेमोरेंडम के बारे में, वो हमने कंप्लीट की है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच।